Hello students, this is Abhishek Verma and welcome to our channel विद्या स्थली वाले सर। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लेकर आए हैं क्लास 8 एनसीईआरटी सीबीएसई का थर्ड चैप्टर सिविक्स का व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट का फिफ्थ और लास्ट वीडियो लेक्चर। जी हाँ, इस चैप्टर का ये आखिरी वीडियो लेक्चर होने जाने वाला है। आज के इस वीडियो लेक्चर में अपना पूरा चैप्टर कवर अप कर लेंगे। जी हाँ, इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट की बात की है, जिससे हमने पार्लियामेंट के बारे में, उसके फंक्शंस के बारे में डिटेल में पढ़ा है। और आज हम अपने पार्लियामेंट के थर्ड फंक्शंस यानी कि लॉ मेकिंग की बात करने वाले हैं। तो चलिए, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो के एंड तक बने रहिए और चलिए बिना किसी देरी के हम आज के इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट के बारे में बात की है। जी हाँ, हमने पार्लियामेंट के फंक्शंस की बात की। हमने इस चैप्टर में बात किया है व्हाई शुड पीपल डिसाइड। हमने भी बात किया कि पीपल का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, पार्लियामेंट का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है और पार्लियामेंट फॉर्म कैसे होती है। साथ ही साथ हमने पढ़ा कि पार्लियामेंट जो है उसके फंक्शंस कैसे हैं। तो हमने देखा 3 फंक्शंस। जी हाँ, हमने पार्लियामेंट के 3 फंक्शंस की मेनली बात की है। कौन से 3 फंक्शंस की बात की है? टू सिलेक्ट नेशनल गवर्नमेंट। जी हाँ, हमने बात की है कि नेशनल गवर्नमेंट सिलेक्ट करना पार्लियामेंट का पहला फंक्शन है। दूसरा, टू कंट्रोल गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को कंट्रोल करना, गाइड करना, इन्फॉर्म करना, ये दूसरा फंक्शन है। इन दोनों फंक्शन की हम डिटेल में बात कर चुके हैं। और तीसरा फंक्शन है लॉ मेकिंग, जिसकी बात हम आज के इस वीडियो लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला फंक्शन जो था टू सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, जिससे हमने पढ़ा कि नेशनल गवर्नमेंट कैसे सिलेक्ट होती है। तो उसका जवाब सीधा सीधा क्या था? इलेक्शन प्रोसेस। किस प्रोसेस के थ्रू सिलेक्ट होती है? इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू। और इलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है? वोटिंग से होता है। तो क्या किया गया उसके लिए? इंडिया को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट दिया गया। कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसीज में? 545। जी हाँ, पूरे इंडिया को 545 पार्ट में बांटा गया है। उन्हीं पार्ट को क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मतलब क्या होता है? चुनावी क्षेत्र। तो इस 545 कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एमपी सिलेक्ट होता है। 1 MP फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी इज सिलेक्टेड। इलेक्टेड, नॉट सिलेक्टेड, इलेक्टेड। सिलेक्ट मतलब बिना वोटिंग के, इलेक्ट करना मतलब वोटिंग के थ्रू, तो चुना जाता है ना। तो जो 545 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, इसका सवाल ये आता है कि 545 ही क्यों है? क्योंकि लोकसभा में जो है टोटल 545 सीट्स ही हैं, तो उतने ही एमपी हमें चाहिए, उतना ही हम चुनते हैं। ठीक है, बाद में अगर मान लीजिए सीट बढ़ानी है, 545 से 550 करनी है, कम करनी है, तो ये प्रोसीजर हमारे बिल लाके, लॉ बना के पार्लियामेंट कर सकता है। लेकिन उसके पहले जो नॉर्मल रूप है, जनरली क्या होता है? 545 सीट्स ही होती हैं। तो इलेक्शन होता है। इलेक्शन में क्या होता है? जिस भी पार्टी के 272 या उससे ज्यादा सीट्स आती हैं, 545 में से जिस भी पार्टी ने 272 या फिर उससे ज्यादा सीट्स हासिल कर लिया, यानी उससे ज्यादा लोग जीत गए, किसी एक पार्टी के 272 या फिर उससे ज्यादा लोग जीत गए, तो पार्टी क्या कहलाती है? मेजॉरिटी पार्टी कहलाती है। और मेजॉरिटी पार्टी क्या करती है? इलेक्शन फाइट करती है, सॉरी, गवर्नमेंट फॉर्म करती है। क्या करती है? गवर्नमेंट फॉर्म करती है। मेजॉरिटी पार्टी ही हमेशा गवर्नमेंट फॉर्म करते हुए सरकार बनाती है। और जो बाकी के जो जीते हुए लोग होते हैं, जो 272 नहीं होते लेकिन 272 से कम होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं? अपोजिशन पार्टी फॉर्म करते हैं, यानी विरोधी पार्टी। वो भी पार्लियामेंट में बैठते हैं, लेकिन वो सरकार नहीं बनाते। वो सरकार के ऊपर सवाल उठाते हैं, सरकार के ऊपर नजर रखते हैं, सरकार के जो पॉलिसीज होती हैं उस पर क्वेश्चन करते हैं, सरकार की गलती या ड्रॉबैक्स को हाईलाइट करते हैं, दिखाते हैं सबको, है ना। तो इस तरह से हमने पढ़ा था इसके बारे में, लोकसभा के इलेक्शंस के बारे में, उसके प्रोसेस के बारे में पढ़ा था। फिर हमने बात की राज्यसभा के बारे में कि राज्यसभा का इलेक्शन कैसे होता है। राज्यसभा का इलेक्शन डायरेक्टली पीपल के द्वारा नहीं होता, यानी राज्यसभा में हम वोट नहीं देते। राज्यसभा में हमारे वोट से चुने गए एमएलएज वोट देते हैं, यानी हमारे द्वारा चुने गए लोग राज्यसभा के लोगों को चुनते हैं। यानी पीपल ऑफ राज्यसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल, इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल। पीपल ऑफ लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल। ठीक है, तो जितने भी एमएलएज यानी लेजिस्लेटिव असेंबली, हर स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, जिसे हम एमएलए बोलते हैं यहाँ के लोगों को, है ना। तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज यानी एमएलएज, विधायक लोग क्या करते हैं? वोट देते हैं। और किसको चुनते हैं? मेंबर्स ऑफ राज्यसभा को, यानी एमपीज को चुनते हैं राज्यसभा के। तो इस तरह से राज्यसभा की वोटिंग होती है। राज्यसभा का जो हेड होता है उसे हम वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं। टोटल वोटिंग तो नहीं होती वहाँ पे, 238 सीट्स पे होती है। बाकी 12 कौन चुनता है? वाइस प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, अलग अलग फील्ड से अपने तरफ से जो स्पेशल लोग होते हैं उनको नॉमिनेट करता है। तो ये हमने बात की थी किसकी? राज्यसभा की इलेक्शंस की। फिर हमने देखा था दूसरा प्रोसेस, टू कंट्रोल गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। जी हाँ, जो दूसरा फंक्शन है पार्लियामेंट का, टू कंट्रोल गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट, उसकी बात की थी। कैसे इन्फॉर्म होता है, कैसे कंट्रोल किया जाता है? गवर्नमेंट का मेन काम है पॉलिसीज फॉर्म करना। तो गवर्नमेंट जो पॉलिसीज फॉर्म करती है, उस पॉलिसीज को उन गवर्नमेंट के ऊपर जो भी गवर्नमेंट ने लॉ बनाया है, उस लॉ के बारे में इंफॉर्मेशन लेना, पॉलिसीज और प्रोग्राम के जानना, और उसमें गलती ढूंढना, ड्रॉबैक्स निकालना, है ना। ड्रॉबैक्स को हाईलाइट करना, सबके सामने लाना कि सरकार ने गलती की है, सरकार के लॉ में ये गलत बात है, सरकार के पॉलिसीज में गलती हो रही है, तो सबके सामने लाना, उसके ऊपर डिस्कशन करना
चलता है, तो इसी को क्या कहा जाता है, कंट्रोल करना और सबके सामने लाना, इन्फॉर्म करना। गवर्नमेंट कोई भी गलत लॉ लाएगी तो उसको तुरंत कौन देखेगा, अपोजिशन पार्टी वाले समझ जाते हैं और पूरे पार्लियामेंट में उसमें चर्चा चलती है, डिस्कशन होता है। और ये सब कहाँ पूछा जाता है, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड सवाल क्वेश्चन आवर में, ठीक है। तो इतनी हमने बात की है। और चलिए अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे फंक्शन की, पार्लियामेंट के तीसरे फंक्शन, जिसका नाम क्या है, लॉ मेकिंग। द थर्ड फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट इज लॉ मेकिंग। लेट अस डिस्कस अबाउट लॉ मेकिंग। सो स्टूडेंट्स, जो थर्ड फंक्शन है पार्लियामेंट का, लॉ मेकिंग। लॉ मेकिंग जो है एक फंडामेंटल और बेसिक फंक्शन है। फंडामेंटल मतलब बेसिक फंक्शन है। लॉ मेकिंग इज द फंडामेंटल फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। जी हाँ, पार्लियामेंट का बेसिक फंक्शन क्या है, सबसे मेन फंक्शन लॉ बनाना। लॉ बनाने के लिए हमने वो एमपीज को चुना हुआ है, ठीक है। तो द फंडामेंटल फॉर्म और फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ पार्लियामेंट मेंबर्स इज टू फॉर्म लॉज। लॉज को बनाना, नियम कानून बनाना किसकी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है किसकी, पार्लियामेंट के मेंबर्स की। तो पार्लियामेंट का ये क्या है, फंडामेंटल फंक्शन है। क्या किया जाता है, नए लॉज को बनाया जाता है, पुराने लॉज को हटा देते हैं या उसमें कुछ चेंजेस करते हैं। नए लॉज बनाए जाएंगे, जैसे अभी हमने बताया कि सोशल क्राइम वाला, सोशल मीडिया पे क्राइम वाला या 3 तलाक वाला ऐड किया गया, इस नए लॉ को ऐड किया गया, न्यू लॉज फॉर्म हुए, नोटबंदी जैसे लॉज फॉर्म हुए। फिर पुराने लॉ को हटाना। पुराने लॉ कैसे, जैसे कि पुराने लॉ में क्या था कि आपको मर्डर करने पे 10 साल की सजा होती थी, 14 साल की सजा होती थी, तो उसको अमेंड कर दिया, उसको चेंज किया, उसकी जगह पर उम्र कैद लाया गया, फांसी की सजा लाई गई, है ना, इस तरह की चीजें। 7 साल का पहले केस होता था मर्डर करने पे, उसका 14 किया गया, फिर उसको फांसी और उम्र कैद तक भी लाया गया। तो इस तरह से चेंज करते हैं। तो लॉज को जो चेंज करने का, नए लॉ डालने का प्रोसेस, जो उसको क्या बोलते हैं, अमेंडमेंट। अमेंडमेंट बोलते हैं, अमेंडमेंट बोलते हैं, अमेंडमेंट बोलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, नए लॉज को बनाने के लिए जो होता है वो न्यू लॉ फॉर्मेशन, उसके लिए कोई वर्ड नहीं है। लेकिन पुराने लॉ को हटाना या पुराने लॉ को चेंज करना क्या कहलाता है, अमेंडमेंट कहलाता है। अमेंडमेंट मतलब होता है संशोधन। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, संशोधन कहते हैं, ठीक, ध्यान रखना है आपको, संशोधन कहा जाता है, ठीक। इसको अमेंडमेंट भी पढ़ते हैं या फिर इसको अमेंडमेंट भी लिखते हैं, MENT, अमेंडमेंट, ठीक है। और इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अमेंडेड यानी चेंज किया गया, संशोधित किया गया, संशोधन, संशोधित, ठीक। तो इस तरह से नए लॉज को हटाते हैं, पुराने लॉज को हटाते हैं। तो इन सब लॉ मेकिंग की प्रोसीजर है, एक प्रॉपर प्रोसेस होती है, पूरी प्रोसेस है बहुत लंबी। जैसे मान लीजिए किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे लॉ बनाना है, तो लॉ बनाएगा कौन भाई, लोकसभा या राज्यसभा, है ना, ये भी तो सवाल आता है, ये भी आपको जानना है। तो देखिए, तो लॉ बनाना भी क्या है, एक मेजर सवाल है। तो जो लोकसभा में बैठ रहे हैं वो भी एमपीज हैं, जो राज्यसभा में बैठ रहे हैं वो भी क्या है, एमपीज हैं। तो लोकसभा के लोग भी लॉ बना सकते हैं और राज्यसभा के भी लोग लॉ बना सकते हैं। पर लॉ बनाने से पहले क्या करना होता है, आप जिस भी हाउस में हैं, आप लोकसभा में हैं या राज्यसभा में हैं, आपको अपने हाउस के हेड से 1 मंथ का प्रायर नोटिस देना होगा। यानी 1 महीने पहले आपको बताना होगा कि मैं इस टॉपिक पे लॉ बनाना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मैं वहां पर एमपी हूं, मैं वहां मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, मैं लोकसभा में हूं, तो मैं लोकसभा के हेड से, कौन होता है लोकसभा के हेड, स्पीकर। जी हाँ, 1 महीना पहले मैं स्पीकर को बताना पड़ेगा कि मुझे डेट दीजिए कि मैं लोकसभा में एक दिन अनाउंस कर सकूं कि मुझे इस टॉपिक पर लॉ बनाना है। तो लोकसभा के जो हेड होंगे स्पीकर, वो डेट देंगे, हाँ ठीक है, 1 महीने बाद थर्सडे को तुम 27 डेट को तुम आ जाना, उस दिन तुम्हें बोलना है, उस दिन तुम्हारा लॉ सब सुनेंगे, क्या तुम लॉ बना रहे हो, ठीक है। तो जब लॉ बनने वाला होता है ना, जब तक बना नहीं होता है, बस बनने वाला होता है, तो उसको लॉ को क्या बोलते हैं, बिल। जब कोई भी लॉ अर्ली स्टेज में होता है, अर्ली स्टेज मतलब शुरुआती दौर में, जब लॉ क्या होता है, अर्ली स्टेज में होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, बिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, BILL, बिल। वो लॉ नहीं होता है, अभी तक वो पूरी तरह से बना नहीं है, तो इसको लॉ नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, बिल बोलते हैं। ध्यान रखना आपको, लॉ जब इंट्रोड्यूस होता है तो उसे क्या कहते हैं, बिल। तो क्या होगा, दोनों में से किसी भी हाउस में बिल को इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा, ठीक। जब बिल इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो पहला बिल का जो पहला प्रोसेस होता है, लॉ बनने के पहली प्रोसेस होती है, उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट रीडिंग। क्या बोलते हैं उसे, फर्स्ट रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग में क्या होगा, कोई बिल के ऊपर डिस्कशन नहीं चलेगा। जिसने भी बिल बनाया है वो आएगा पार्लियामेंट में, अपने पास उसके पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो बिल को पूरे पार्लियामेंट में पढ़ देगा और उस बिल की कॉपी सबके पास बांटी जाएंगी, हर एक मेंबर के पास, 545 लोगों के पास उस बिल का जेरॉक्स कॉपी जाएगा। और जो राज्यसभा के मेंबर्स है 250, उनके पास भी उस बिल का जेरॉक्स कॉपी जाएगा, ठीक है। फिर पहले दिन को डिसीजन, पहले दिन वो सिर्फ बोलेगा कि ऐसा ऐसा लॉ है, इसमें ऐसा ऐसा काम करना है, ऐसी ऐसी बातें होंगी, ठीक है। जैसे हम आपको बता देते हैं, फॉर एग्जांपल लॉ बनाना है किसी टॉपिक पे, जैसे मैं एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ और मुझे लॉ बनाना है कि प्लास्टिक के ऊपर कंप्लीट बैन लगना चाहिए, प्लास्टिक पूरी तरह से बैन हो जाना चाहिए। तो जो प्लास्टिक बेचेगा है ना, उसके ऊपर अलग अलग प्रोविजन बताना पड़ेगा, सब कुछ बताना पड़ेगा। सिर्फ लॉ बोलने से कि प्लास्टिक बैन है, ऐसा मैं लॉ बनाना चाहता हूँ, इससे नहीं होगा। उस एमपी को भी बताना पड़ेगा कि प्लास्टिक बैन है, जो बेचेगा उससे 5 साल की सजा, एक बार पकड़े गया तो 5 साल की सजा, दूसरी बार पकड़ा गया तो 10 साल की सजा और जुर्माना भी देंगे 5 लाख रुपए। इस तरह से होना चाहिए, ठीक है।
तो क्या होगा, पार्लियामेंट में ऐसा लॉ मैं बताऊंगा। मैं अगर एमपी हूं तो मैं पार्लियामेंट में इसको घोषणा करूंगा। फर्स्ट रीडिंग में क्या करूंगा, फर्स्ट रीडिंग होती है सबसे पहले मैं पढ़ूंगा कि मैं लॉ बना रहा हूं कि प्लास्टिक बैन है और प्लास्टिक जो भी इस्तेमाल करेगा पहली बार पकड़ा जाएगा तो 5 साल की जेल और 5 लाख जुर्माना, दूसरी बार पकड़ा गया तो 10 साल की जेल और 10 लाख रुपए जुर्माना। इस तरह से बातें कींगी। ठीक, फर्स्ट रीडिंग हो गई। फिर उस बिल को डिटेल में दूसरे दिन, अगले दिन सारे एमपी अपने घर जाएंगे, उसी दिन रात को घर जाएंगे, शाम को पूरे बिल को स्टडी करके आएंगे, पूरा एक एक लाइन पढ़ेंगे, एक एक गलती ढूंढेंगे। फिर अगले दिन आएंगे, फिर बोलेंगे तुम्हारे बिल में गलती थी, तुमने कहा कि पहली बार पकड़े जाने पे ऐसा होगा, प्लास्टिक बैन है। तो कौन सा प्लास्टिक बैन है? जो रिसाइक्लेबल प्लास्टिक है वो बैन है, रियूजेबल वाला बैन है कौन सा, पॉलीथीन बैग है, पॉलीमर बैन है, कौन सा प्लास्टिक बैन है आपने बिल में नहीं बताया। फिर अगले दिन मैं क्या करूंगा, फिर से जाऊंगा, वो मिनिस्टर जिसने बताया था कि लॉ बनाना है वो अपने लॉ में फिर से चेंजेस करेगा, डिस्कशन होगा, ऐसे करते रहेंगे। फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग। थर्ड रीडिंग, फाइनल रीडिंग में क्या होता है, एक कमेटी बना दी जाती है पार्लियामेंट में कि ग्रुप बनाया जाएगा 10-10 लोग का, और क्या बोला जाएगा कि 10 से कितने भी मेंबर्स का हो सकता है, ग्रुप बना दिया जाएगा कि आप जाइए और आप जाइए, आपने इस टॉपिक्स को पढ़िए और पूरा एक फाइनल रिपोर्ट बताइए कि सही में सही बना है कि बिल कि नहीं बना है। तो जब फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी कमेटी की तो उस पर सारे मेंबर सिग्नेचर कर देंगे कि हाँ ठीक है चलो सब मान लेते हैं, सब चेंज हो गया, सब सुधार हो गया, कोई गलती नहीं है बिल में, अब इस पर साइन कर देते हैं। तो सब साइन कर देंगे, तो हेड भी साइन कर देगा राज्यसभा लोकसभा का, फिर भेजा जाएगा राज्यसभा में। अगर राज्यसभा में ये सब हुआ होता तो बिल कहाँ था, लोकसभा में, लोकसभा में ये सब हुआ तो कहाँ जाएगा, राज्यसभा में, फिर वहां के लोग भी साइन कर देंगे, वहां भी ये पूरी प्रोसेस होगी, पास हो जाएगा। फिर वहां से जाता है प्रेसिडेंट के पास, फिर प्रेसिडेंट उसको पढ़ता है, प्रेसिडेंट को लगता है कि हाँ सब कुछ ठीक है तो साइन कर देता है, बिल लॉ बन जाता है। लेकिन अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि सब सही नहीं तो प्रेसिडेंट उस बिल को वापस भेज देगा, बोलेगा कि इसमें ये भी चेंज करो। लेकिन प्रेसिडेंट की बात मानना नहीं मानना इन लोगों के ऊपर मर्जी है, लोकसभा के ऊपर, प्रेसिडेंट फोर्स नहीं कर सकता। ये अगर लोग बोलते हैं ठीक है प्रेसिडेंट बोल रहा है तो सुन लेते हैं, नहीं प्रेसिडेंट की नहीं सुनना, हम बनाएंगे ऐसे ही, तो बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, प्रेसिडेंट कुछ नहीं कर सकता, प्रेसिडेंट मना नहीं कर सकता साइन करने से, साइन करना ही पड़ेगा। तो जैसे प्रेसिडेंट साइन करता है वो बिल क्या बन जाता है, लॉ बन जाता है। ठीक, तो ये बनी है लॉ बनाने की प्रोसेस, दिस इज द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग। तो ये हमने लॉ मेकिंग प्रोसेस की बात कर ली है। तो ये था हमारा पार्लियामेंट का तीसरा फंक्शन। सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में जो लोग होते हैं वो कौन होते हैं, किस बैकग्राउंड से आते हैं, किस तरह के होते हैं, उसकी बात हम करने वाले हैं। द पीपल इन पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट में डिफरेंट बैकग्राउंड से पीपल हैं, यानी कि अर्बन एरिया से, रूरल एरिया से, अपर कास्ट के, लोअर कास्ट के, मेल फीमेल, इवन ट्रांसजेंडर्स भी कई बार इलेक्ट हुए हैं, है ना। कई बार तो हमारी हिस्ट्री में शायद 2 बार ऐसा हुआ है कि ट्रांसजेंडर को भी इलेक्ट किया गया। यानी ऐसा नहीं कि इलेक्ट किया गया, पीपल जिसे वोट दे देंगे वो जीत जाएगा, वो ट्रांसजेंडर हो, मेल हो, फीमेल हो, कोई भी हो, उससे इलेक्ट किया जाता है। हमारे यहाँ कोई पार्शियलिटी नहीं होती कॉन्स्टिट्यूशन में, सब इक्वल है कॉन्स्टिट्यूशन के सामने। ठीक है, तो हमारे यहाँ डिफरेंट बैकग्राउंड से, डिफरेंट कास्ट से, डिफरेंट रीजन से, सभी प्रकार के रूरल अर्बन एरिया से पीपल पार्लियामेंट में आते हैं। जितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज वहां सबसे चुनकर आते हैं। ठीक है, कोई बॉन्डेज नहीं है, कोई बर्डन नहीं है कि इतने कास्ट वाले इतने रीजन वाले हैं, कोई रिजर्वेशन भी नहीं है पार्लियामेंट में इस वक्त। ठीक है, बहुत समय से डिमांड आती आ रही है कि एससी एसटीज को क्या मिलना चाहिए, रिजर्वेशन मिलना चाहिए, विमेन के लिए भी रिजर्वेशन होना चाहिए। एससी एसटीज के लिए रिजर्वेशन तो है पर विमेन के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। बहुत शुरुआत से डिमांड आ रहा है कि वहाँ विमेन के लिए भी क्या होना चाहिए, रिजर्वेशन होना चाहिए, क्योंकि विमेन का जो परसेंटेज है पार्लियामेंट में बढ़ नहीं रहा है। पिछले कुछ सालों से लगातार 8% से लेकर 9% तक ही रहा। पहली बार 2014 इलेक्शन के बाद से ऐसा हुआ है कि पहली बार परसेंटेज जो है 10 तक पहुंची, यानी 10% विमेन क्या है, सॉरी 10% एमपीज क्या है पार्लियामेंट में, विमेन्स है, ऐसा पहली बार हुआ है। तो चलिए हम बात करते हैं हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट हैज पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। पार्लियामेंट में क्या है, डिफरेंट बैकग्राउंड से, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों से आने वाले, अलग अलग धर्म के, अलग अलग संप्रदाय के, अलग अलग जात के, है ना, लोग वहां पर पाए जाते हैं। ऐसा कोई बॉन्डेज नहीं कि पर्टिकुलर रिलीजियन, पर्टिकुलर कास्ट या पर्टिकुलर स्टेट के लोग ही हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी है इसमें, पर सभी तरह के हैं, मिक्सअप है। देयर आर पीपल फ्रॉम रूरल एरिया एज वेल एज अर्बन एरियाज। यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों के भी लोग हैं, साथ ही साथ शहरी एरिया के भी लोग हैं, यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी जहाँ पड़ती है वहाँ की है। कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी गांव इलाके में आती है, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी शहर में, कुछ लोग गांव से आके नेता बन जाते हैं, कुछ शहरों में ही रहते हैं। तो इस तरह की चीजें हैं पार्लियामेंट में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शहरी लोग ही, अमीर लोग ही बन पा रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ अमीर गरीब सभी लोग नेता बन जाते हैं, और सभी लोग जिनको पब्लिक जिता दे वो क्या कर सकते हैं, जीत के पार्लियामेंट में पहुंच सकते हैं। हाँ, क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, है ना, गवर्नमेंट या कोर्ट ने रोक नहीं लगाई हो चुनाव लड़ने के ऊपर, इन सब चीजें भी डिपेंड करती हैं। पार्टिसिपेशन ऑफ दलित मेंबर दैट इज एससी एंड एसटी हैव बीन इंक्रीज रैपिडली। पहले के कंपेयर में अब एससी एसटी लोग ज्यादा क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, किसमें, इन इलेक्शंस में, और ज्यादा से ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, साथ ही साथ एमपीज बन के आ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत रहे हैं। ये सारा प्रोसेस हो रहा है कहाँ पर, हमारे पार्लियामेंट में।
और तो और अब जो परसेंटेज है वीमेन का वो कितना हो गया 10% हो गया है। अबाउट 10% ऑफ वीमेन आर देयर इन पार्लियामेंट। अब कितने परसेंटेज वीमेन हो गए पार्लियामेंट में 10%। तो ये सारा जो डिस्कशन हम देख रहे हैं पार्लियामेंट में पाया जाता है इसमें। सो स्टूडेंट्स ये था हमारा लास्ट पार्ट किसका, व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट का। ये हमने 5वां वीडियो लेक्चर अपना कंप्लीट कर दिया है जिसमें हमने पार्लियामेंट के सारे फंक्शंस की बात कर ली है, जो कि 3 फंक्शन सबसे मेन कि गवर्नमेंट को कंट्रोल करना, गवर्नमेंट को फॉर्म करना, साथ ही साथ लॉ मेकिंग। तो ये 3 फंक्शंस हम इस चैप्टर में कंप्लीट कर चुके हैं। हमने पार्लियामेंट के बारे में बात की कि उसके फंक्शन कैसे होते हैं, पार्लियामेंट बनती कैसे है, पार्लियामेंट कंसिस्ट कैसे होती है। हमने ये भी बात किया कि जो लोकसभा और राज्यसभा है उनका इलेक्शन कैसे होता है, वो लोग कैसे चुने जाते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि पीपल को ही क्यों डिसाइड करना चाहिए और साथ ही साथ पीपल का रिप्रेजेंटेशन क्यों है। तो हमारे पॉलिटिक्स को समझने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था। इसका इस्तेमाल कई गवर्नमेंट एग्जाम्स को क्लैरिफाई करने में, क्लियर करने में इस्तेमाल हो सकता है। यानी ये बहुत ही नॉलेजफुल वीडियो है। ये पूरे चैप्टर के जो 5 वीडियो का सीरीज है या बहुत ही ध्यान से देखिए, नोट्स प्रिपेयर कर रखिए। अक्सर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है। पॉलिटिक्स को समझने के लिए बहुत ही बेसिक चैप्टर है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है। ये हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, हम आपको डाउट दूर कर देंगे कमेंट में। तो इसी तरह देखते रहिए हमारा चैनल विद्यास्थली वाले सर।